बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सोएब आपको? जी सर, लेकिन स्लो आ रही है आवाज। क्या मसला हो गया है? बताओ जी, क्या मसला हो गया सोएब? जी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, आ रही है। तो अभी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, शाबाश। कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ कर्नल्स के बारे में डिस्कशन की थी, थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था, और देन एट द एंड हम लोगों ने कल प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि प्रोसेस जो है कैसा होता है, प्रोसेस किसको बोला जाता है। हमने देखा कि किसी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूशन में लाया जाता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो मेमोरी में कैसा होता है, प्रोसेस के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जब प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाता है। जिसमें हमने देखा था कि एक टेक्स्ट का सेक्शन होता है, एक डाटा का सेक्शन होता है, एक उसके अंदर हमारे पास हीप का सेक्शन है, स्टैक का सेक्शन है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं आप लोगों को लास्ट स्लाइड दिखा सकूं तो ये हमारे पास टेक्स्ट का सेक्शन था, डाटा का सेक्शन था, ये हीप और ये स्टैक। और हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि टेक्स्ट सेक्शन जो है उसके अंदर प्रोग्राम का कोड होता है, जो स्टैक का सेक्शन है उसमें आप लोगों के पास कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शन के पैरामीटर्स हो सकते हैं, रिटर्न एड्रेसेस हो सकते हैं। डाटा सेक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और हीप हमारे पास एक डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी एरिया होता है, जिसके अंदर हमारे पास दूसरी तीसरी रिक्वायर्ड चीजें जो है वो आके लोड की जा सकती हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन के हमारे पास मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस कैसा है, ये जो मेमोरी के अंदर प्रोसेस आपको दिखाया गया, आपने जूम ओपन किया हुआ है तो जूम भी इसी तरह ही मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त। आपने बैकएंड पे व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है तो व्हाट्सएप के रिलेटेड जो प्रोसेस है वो भी इसी तरह ही मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, जैसे ये फिगर आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। आपने बैकएंड पे गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम के रिलेटेड प्रोसेस जो है मेमोरी में इसी तरह एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसके अगेंस्ट भी ये टेक्स्ट का सेक्शन होगा, डाटा का सेक्शन होगा, हीप का सेक्शन होगा, स्टैक का सेक्शन होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है हमें सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये इंट एक्स और इंट वाई जो है दीज आर दी ग्लोबल वेरिएबल्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मेन से पहले, मेन के बाहर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो उनको ग्लोबल वेरिएबल्स बोला जाता है। तो आप देखें कि ग्लोबल वेरिएबल्स एक्स और वाई कहाँ लोडेड है। ये एक्स और वाई आप लोगों के पास आपके इस सेक्शन में लोडेड है, डाटा के सेक्शन में लोडेड है। तो अभी अगर मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा सकूं तो ये देखें कि डाटा सेक्शन कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। तो दिस इज द डाटा सेक्शन। तो आप ये देखें कि डाटा सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास ग्लोबल वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक आप लोगों के पास इनिशियलाइज वेरिएबल यहाँ आ रहा है और अनइनिशियलाइज वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हीप एग्जिस्ट करती थी। हीप का साइज एक्सटेंडेबल है, ज्यादा हो सकता है, तो हीप का साइज जो है उसको ऊपर ले जाया गया और यहाँ पर अनइनिशियलाइज डाटा रखा गया। टेक्स्ट सेक्शन जो है इसके अंदर हमारे पास कोड आता है, कोड आपके प्रोग्राम का कोड आता है। ये स्टैक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पैरामीटर्स आते हैं, आपके पास रिटर्न एड्रेसेस आते हैं। तो ये देखें कि ये आर्गुमेंट्स जो हैं जो हमें किसी फंक्शन को पास करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया था कि मेन को पास किए जा रहे हैं आर्गुमेंट्स। तो ये आप लोगों के पास जो मेन को पास किए जा रहे हैं आर्गुमेंट्स, ये हमारे पास स्टैक के अंदर रखे गए हैं। ये हमारे पास जो है पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, ये स्टैक के अंदर रखे गए हैं। सो दिस इज
एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड के हमारे पास एक प्रोग्राम जो है जब उसके अगेंस्ट प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसका जो मेमोरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है उस प्रोसेस का, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और वो कैसे कैसे होती हैं, ये एग्जांपल जो है वो बड़ी एफिशिएंट है उसको समझने के लिए। सो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन नोन एज प्रोसेस, और एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी में कैसा होता है वो आपके सामने, उसको हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोसेस जो है बेटा उसकी मल्टीपल स्टेट्स होती हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि प्रोसेस को डबल क्लिक किया और प्रोसेस रनिंग स्टेट में चला गया, ऐसा नहीं होता। प्रोसेस डबल क्लिक किया आपने, किसी प्रोग्राम को ओपन किया तो उसके अगेंस्ट जो प्रोसेस क्रिएट हुआ वो डायरेक्टली प्रोसेसर के पास चला गया, ऐसा नहीं होता। प्रोसेसर से पहले भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारा एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेट्स से गुजर के जाता है। तो नॉर्मली हमारे पास इसकी 5 स्टेट्स होती हैं किसी भी प्रोसेस की। एक जिसको न्यू स्टेट कहते हैं, और सेकंड जिसको रनिंग स्टेट कहते हैं, थर्डली वेटिंग है, रेडी है, टर्मिनेटेड है। अगर यहाँ पर इसकी डायग्राम दी हुई है तो वो मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। कि जब आपका एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है बेटा तो वो न्यू स्टेट में आता है। न्यू स्टेट में आपका प्रोसेस जो है वो जॉब क्यू में रखा जाता है, जॉब क्यू में पड़ा होता है। जॉब क्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है अभी आगे जाके आएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर फिर वहां ये मेमोरी में होता है? मैं आपको अभी बेटा बताने लगा हूं ना, थोड़ा सुन ले थोड़ा सा। जब आपका प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है तो मेमोरी में नहीं होता, ठीक है। ये जॉब क्यू में एग्जिस्ट करता है, और जॉब क्यू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर एक स्पेस होती है वहां पर मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां से आपके प्रोसेस को निकाला जाता है न्यू की स्टेट से, न्यू की स्टेट से रेडी की स्टेट में डाला जाता है। जो रेडी की स्टेट में जो प्रोसेस आ जाता है वो प्रोसेस मेमोरी में होता है, ठीक है रमीज। जो प्रोसेस रेडी यस स्टेट सर। में होता है वो प्रोसेस मेमोरी में होता है, और जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है इसका मतलब है नाउ दिस प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हम लोग ये जो बात पढ़ते आए हैं, बार बार पढ़ते आए हैं कि कोई भी प्रोसेस कोई भी चीज मेमोरी में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी चीज मेमोरी में लोड होती है तो इसका मतलब है कि नाउ दैट प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट। रेडी से वो निकलता है और प्रोसेसर के पास चले जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, मीन्स के रनिंग स्टेट में चला जाता है। जब वो रनिंग स्टेट में होता है ना बेटा तो वो प्रोसेसर के पास होता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। रनिंग स्टेट के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। रनिंग स्टेट से प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करता है और टर्मिनेट हो जाता है। रनिंग स्टेट से हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है वो किसी इनपुट के वेट में चला गया, कि आप उसको इनपुट देंगे तो फिर वो अपना प्रोसेस करेगा। जस्ट लाइक कि आप टर्बो के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप टर्बो में प्रोग्राम लिख रहे हैं और लिखने के बाद आपने उसको रन कर दिया, रन किया आपने प्रोग्राम को। अब वो आपसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी। आप उसको वैल्यूज नहीं दे रहे, आपने उसको मिनिमाइज कर दिया, आप कोई और काम करने चले गए। तो इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना कि आपका प्रोसेस जो है वो वेटिंग में चला गया, एंड दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द इनपुट। तो जब आप उसको इनपुट दे देंगे, इनपुट उसकी कंप्लीट हो जाएगी, वो वापस रेडी स्टेट में जाएगा, रेडी से फिर वो रनिंग में जाएगा। और समटाइम क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो सॉन्ग सुन रहे होते हैं, हमारा सॉन्ग इंटरप्ट होता है और अचानक से हमारी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाता है योर बैटरी इज लो। आ जाता है मैसेज के नहीं, और सॉन्ग रुक जाता है। जी बेटा, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंटरप्ट जनरेट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्ट जनरेट हुई है। और उस केस में आप जैसे ही उसको क्या कहते हैं क्लोज करते हैं तो आप लोगों के पास वापस जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाता है, फिर सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाता है। तो दीज ऑल आर दी स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। ये सारी स्टेट से आपका प्रोसेस गुजरता है, जिसके बारे में आज से पहले हमें नहीं पता था। हम सिर्फ यही कहते थे डबल क्लिक किया, अपना काम किया और बस।
लेकिन बेटा जब आप डबल क्लिक करके किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपकी उस डबल क्लिक के बैक पे एक प्रोसेस क्रिएट होता है। वो प्रोसेस पहले क्रिएट होता है, दैट मीन्स कि वो न्यू स्टेट में गया, न्यू स्टेट से वो निकलता है, रेडी की स्टेट में जाता है, दैट मीन्स कि वो मेमोरी में लोड हो गया। जब मेमोरी में लोड हो जाता है देन उसको प्रोसेसर के पास भेजा जाता है, प्रोसेसर उसके साथ एग्जीक्यूशन करता है, और एग्जीक्यूशन के बाद आगे 3 ऑप्शंस आ जाती हैं कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया और टर्मिनेट कर गया। वो प्रोसेस जो है वो किसी इनपुट आउटपुट के वेट में चला गया। वो प्रोसेस जो है उसके अगेंस्ट कोई इंटरप्ट आ गई। इंटरप्ट से मुराद कोई एरर का मैसेज आ जाता है, हम उस एरर के मैसेज को ओके करते हैं तो हमारा सॉन्ग फिर से प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। सो दीज ऑल 5 आर दी स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ अगर आप लोग इनको देख सकें तो आप ये देखें कि न्यू द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, रनिंग द इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, waiting the process is waiting for some event to occur। वो some event to occur से मुराद यही है ना कि कोई इनपुट आउटपुट देनी है आपने उसको। ready the process is waiting to be assigned to a processor and terminated the process has finished the execution। तो ये सारी बातें वही लिखी हैं जो हम लोग डिस्कस करके आए हैं। this is the process control block। this is just like you can say a file related to a student। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिट होता है तो उसकी एक फाइल बन जाती है, उस फाइल के अंदर उस स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि ये स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, इसकी डिग्री कौन सी है, फिर वो उसका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर से पास आउट होकर सेकंड सेमेस्टर में चला जाता है, उसकी फाइल में अपडेशन हो जाती है, आइदर इसने फीस जमा करवाई है या नहीं करवाई, इसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी तो नहीं चली। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं एक फाइल की तरह एक प्रोसेस की भी मैनेज की जाती है कि प्रोसेस जो है वो इस वक्त कौन सी स्टेट में है, प्रोसेस का नंबर कौन सा है, प्रोसेस कौन कौन से रजिस्टर्स को यूज कर रहा है, प्रोसेस की मेमोरी लिमिट कौन सी है, प्रोसेस इस वक्त कौन सी फाइल्स के साथ काम कर रहा है, प्रोसेस इस वक्त कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, प्रोसेस की इस वक्त इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है। मीन्स के दिस इज अ ब्लॉक दैट मैनेजेस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस। एक प्रोसेस से रिलेटेड एक पूरी फाइल बन जाती है। तो उस पूरी फाइल के अंदर जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं या टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोला जा सकता है, इस टास्क कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एक प्रोसेस के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो हमारे सामने है। अभी हम लोग 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रोसेस जो हैं वो 5 स्टेट से गुजरते हैं, जिसमें से न्यू स्टेट है, रेडी है, रनिंग है, और आपके पास टर्मिनेशन की स्टेट है, और आपके पास वेटिंग की स्टेट है। एक वक्त में किसी एक स्पेसिफिक वक्त में आपका प्रोसेस किस स्टेट में है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से पता चलेगा। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो सुहेब है एमएससी सेकंड मॉर्निंग का स्टूडेंट, ये किस सेमेस्टर में है इस वक्त, ठीक है जी, तो मैं इसकी फाइल चेक करूंगा। अब फाइल जो है वो बेसिकली अब इस वक्त तो फाइल स्टूडेंट्स के गेम सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन मैनेज हो रहा है ना, डिजिटली मैनेज हो रहा है। ऑनलाइन से मुराद कहने का मतलब देखा डिजिटली मैनेज हो रहा है एक कंप्यूटर के अंदर, जो सिस्टम यूनिवर्सिटी वालों का सर्वर है। वहां से चेक किया जा सकता है कि सुहेब कौन से सेमेस्टर में है, सुहेब ने फीस जमा करवाई या नहीं करवाई, सुहेब की सीजीपीए कितनी है, ये कितने कोर्सेज में फेल है, इस वक्त इसका स्टेटस क्या है। अगर आप में से मुझे कोई फोन करके कहता है सर फलाना मेरा कजन था, इसका काइंडली पता करवा सकते हैं आपके ये इस वक्त इसका क्या स्टेटस है, घर में तो वो यही बता रहा है कि मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन उसको यूनिवर्सिटी से डीएमसी नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी फाइल चेक करवाऊंगा किसी जगह से, मैं कहूंगा यार जरा देखना इसका इस वक्त क्या स्टेटस है। तो उसकी फाइल जो है जो कि डिजिटली एग्जिस्ट कर रही होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट कर रहा होगा डिजिटली, उसमें से मुझे आसानी के साथ पता चल जाएगा इसका क्या स्टेटस है कि आइदर ही कंप्लीटेड हिज डिग्री और नॉट। तो प्रोसेस स्टेट के बारे में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखना है तो वो कहाँ से देखेगा, वो प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक में से देखेगा। तो जैसे ही आपका प्रोसेस क्रिएट होता है ना बेटा, आपके हर प्रोसेस के अगेंस्ट एक पीसीबी बन जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बना दिया जाता है। फिर उसके बाद एक सेकंड फील्ड है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के बारे में मैं आपको लास्ट टाइम बता के आया था कि ये एक ऐसी लोकेशन है जिसके अंदर हमारी उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है।
तो प्रोग्राम काउंटर की जो फील्ड है आपके पीसीबी की, ये बताएगी कि इस प्रोसेस की इस इंस्ट्रक्शन में अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, इस इंस्ट्रक्शन को अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है जी। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है जिस इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है रिलेटेड टू दैट प्रोसेस जिसके पीसीबी को आप चेक कर रहे हैं। सीपीयू रजिस्टर के बारे में हमें पता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, कीबोर्ड डेटा रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर्स है, फलाना रजिस्टर है, फलाना रजिस्टर है। कौन कौन से रजिस्टर जिस वक्त हमारा इस वक्त ये प्रोसेस यूज कर रहा है, उन रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ इस फील्ड में लिखी जाएगी, जैसा कि उसने आपके सामने लिखा हुआ है कि कंटेंट्स ऑफ ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स, मींस के जो जो रजिस्टर्स इस वक्त वो प्रोसेस यूज कर रहा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ रजिस्टर्स की जो फील्ड है इसके अंदर लिखी जाएगी। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, सीपीयू स्केड्यूलिंग से मुराद ये है कि हमारा प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक स्केड्यूल बना लेता है कि मैंने सबसे पहले किस प्रोसेस को करना है, फिर दूसरे नंबर पे किस प्रोसेस को करना है, फिर तीसरे नंबर पे किस प्रोसेस को करना है। तो फिर हमारे पास इस प्रोसेस को किस नंबर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी कौन सी है, ये स्केड्यूल में कहाँ आ रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन की फील्ड में रखी जाएगी, जो कि ये डॉट्स लगे हुए हैं इसके आगे हमारे पास बनी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी मेमोरी एलोकेट की गई है इस प्रोसेस को, अभी हम लोग देख के आए हैं, अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मेमोरी है आपके पास जो 0 से लेके मैक्स तक आपके प्रोसेस को असाइन की जाती है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। इसको आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेमोरी जो है वो आप लोगों को मिलती है, आप लोगों को मिलने से मुराद प्रोसेस को असाइन की जाती है। तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो वो यही कह रहा है आपके पास के कौन सी मेमोरी, कितनी मेमोरी इस प्रोसेस को एलोकेट की गई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट की फील्ड में रखी जाएगी अबाउट दैट प्रोसेस जिसका ये पीसीबी है। तो हर प्रोसेस का एक पीसीबी बनता है। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस वक्त ये यूज कर रहा है, कौन कौन सी फाइल जो है जहां से ये इनपुट ले रहा है, जहां से ये आउटपुट, जिसको ये आउटपुट दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास जो है वो आपके लिस्ट ऑफ फाइल्स या लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स जो फील्ड है उसके अंदर रखी जाती है, उसके अंदर पड़ी होती है। तो दिस इज अ पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हर प्रोसेस के बारे में एग्जिस्ट करता है बेटा। जैसे ही आपका कोई प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर क्रिएट किया जाता है उसके अगेंस्ट एक पीसीबी बना के मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। ठीक है जी, मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। तो आपका सिस्टम उस प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है रिगार्डिंग दिस यूजिंग दिस पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, कि आप लोगों के पास आपका जो सिस्टम है वो देखेगा कि ये प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, वेटिंग में है, रनिंग में है, इसकी कौन सी मेमोरी मिली है, इसका प्रायोरिटी कौन सी है, इसलिए कौन से रजिस्टर यूज कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना आता है ना सारा। क्योंकि एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेस आपके पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो जो एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो मैनेज करने आसान है अगर आप लोग उनसे रिलेटेड फाइल्स बना लेंगे, उनसे रिलेटेड कोई ब्लॉग बना लेंगे ताकि सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोसेस जो है वो हमें वहां से मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट थ्रेड। आपको याद है कि हमने टास्क मैनेजर ओपन किया था और मैंने आपको दिखाया था प्रोसेसेस के बारे में और थ्रेड्स के बारे में। यस सर। तो ये वही थ्रेड्स हैं। अब तो मैंने आप लोगों को तब शायद बताया था या नहीं बताया था, थ्रेड्स की जरूरत क्यों पड़ी। थ्रेड को बेटा असल में डिफाइन किया जाता है कि थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ये भी प्रोसेस ही है जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं, अभी पिछली स्लाइड में पढ़ के हैं, लेकिन इसको लाइट वेट प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस के अंडर एग्जिस्ट करता है, एक मेन प्रोसेस के अंडर एग्जिस्ट करता है। अब अगर ये भी प्रोसेस है तो फिर इसको प्रोसेस क्यों नहीं बोला जाता, थ्रेड क्यों बोला जाता है। अब इसका फायदा ये है बेटा कि थ्रेड के अगेंस्ट पीसीबी नहीं बनता। प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेस क्रिएट हो रहे थे सबके अगेंस्ट पीसीबी बनाया जाता था। वो पीसीबी जब बनाया जाता था सबके अगेंस्ट, तो पीसीबी मेमोरी में लोड होने की वजह से हमारी तो मेमोरी सारी की सारी पीसीबी फुल कर लेते थे।
एक टाइम ऐसा आता था कि सारी मेमोरी जो है वो पीसीबीज के साथ ही फुल हो जाती है और दूसरा तीसरा काम करने के लिए मेमोरी बचती कोई नहीं है। फिर इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम रखा गया थ्रेड। थ्रेड जो है ना, थ्रेड ये भी प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन इसका पीसीबी नहीं बनता। इस वजह से इसको लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। और दूसरा, ये अपने मेजर प्रोसेस के अंदर, जो मेजर प्रोसेस की मेमोरी है उसके अंदर रहते हुए काम करता है। मतलब कि आप जब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोग्राम के अगेंस्ट एक प्रोसेस क्रिएट होता है। तो हो सकता है कि आपके उस प्रोग्राम के साथ, उस प्रोसेस के साथ कोई 2 3 4 थ्रेड्स भी क्रिएट हो गए हों। तो वो जो थ्रेड्स क्रिएट हो गए होंगे ना, उनके अगेंस्ट पीसीबी नहीं बनेगा, पीसीबी सिर्फ मेन प्रोसेस के अगेंस्ट बनेगा। अब अगर मैं आपको थ्रेड की एग्जांपल दूं, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप सब लोगों को पता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइपिंग करते हैं तो जैसे ही हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो हमारा वो हमें इंडिकेट कर देता है, रेड कलर की लाइन दे देता है, अंडरलाइन कर देता है, रेड कलर के साथ कर देता है या नहीं कर देता? कर देता कर सर। देता। तो आपने कभी कोई ऐसा प्रोसेस चलाया था जो कि आपकी स्पेलिंग चेक करे या आपकी ग्रामर चेक करे? चलाया कभी आपने ऐसा प्रोसेस? कभी भी नहीं चलाया, कभी भी नहीं। आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और टाइपिंग शुरू कर देते हैं। आपने तो कभी भी ऐसे प्रोसेस को एक्टिव ही नहीं किया जो कि आपके स्पेलिंग और ग्रामर चेक करे। तो वो जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का प्रोसेस है ना बेटा, वो थ्रेड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेजर प्रोसेस के अंदर चल रहा है। कि जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो आपके स्पेलिंग चेक करता जा रहा है, जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो आपकी ग्रामर चेक करता जा रहा है। तो ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड की एग्जांपल है जो मैं आपको बताने जा रहा था कि थ्रेड जो है वो एक मेजर या एक मेन प्रोसेस के अंडर एग्जिस्ट करते हैं। होते ये भी प्रोसेस ही है। फायदा ये है कि इनका पीसीबी नहीं बनता, और फायदा ये है कि ये हमारे मेन प्रोसेस की मेमोरी को यूज करते हुए ही काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा से इनको मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी। फिर आप लोग नीचे देखते हैं, जब आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं आप लोगों के पास नीचे आ रहा होता है कि इतने कॉलम्स हो गए हैं, इतनी रोज हो गई हैं। वो जो इतने कॉलम्स हो गए हैं, वो इतनी रोज हो गई हैं, वो कौन काउंट कर रहा होता है? आप तो काउंट नहीं कर रहे होते, वो तो आप लोगों के पास काउंट कर रहा होता है आप लोगों का थ्रेड जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? थ्रेड की एग्जांपल समझ आई? यस सर। वेरी गुड। अब पढ़ लो उसके अंदर क्या लिखा हुआ। उसने लिखा हुआ है सो फार प्रोसेस हैज अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन consider having multiple program counter per process, multiple locations can execute at once, multiple threads of control known as threads। इसकी जो थ्रेड्स के बारे में फर्दर जो डिटेल है, थ्रेड्स का चैप्टर है जो कि नेक्स्ट इसके बाद आएगा चैप्टर 4, उसमें आपको इसकी और ज्यादा समझ आ जाएगी। तो दिस इज प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर प्रोसेस की क्या प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को दिखाई गई है। नेक्स्ट दिस इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। अभी जो हम लोग देख के आए थे सीपीयू शेड्यूलिंग थी, ये हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलिंग है। अच्छा, प्रोसेस शेड्यूलर हमारे पास असल में जो है ना बेटा, नॉर्मली 2 तरह के शेड्यूलर एग्जिस्ट करते हैं। एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर बोला जाता है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को प्रोसेस शेड्यूलर बोला जाता है। अब ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वो प्रोसेस स्टेट वाली फिगर्स की तरफ जाना है। हमने कहा था अरे कि मीडियम भी था। वो मैंने 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 आप लोगों को बेटा वर्ड यूज किया नॉर्मली। मीडियम की भी मैं आपको बात बताता हूँ, परेशान ना हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ। हमने बात की थी कि न्यू से प्रोसेस जो है वो रेडी में जाता है। क्वेश्चन इज दैट कौन लेके जाता है? खुद ही चला जाता है? खुद ही नहीं जा सकता। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है हमारे सिस्टम के अंदर जो ये काम करता है। न्यू से प्रोसेस को उठाएगा और रेडी क्यू में रख देगा।
जॉब क्यू से प्रोसेस को उठाएगा, रेडी क्यू में रख देगा। जॉब क्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर जो उसकी अपनी स्पेस है उसके अंदर एक जॉब क्यू बनाता है, उसके अंदर नई जो प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो रखा जाता है। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर यहाँ से प्रोसेस को उठा के रेडी क्यू में रख देता है। रेडी क्यू से प्रोसेस को उठा के लेके जाना प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर को कहना कि इसको एग्जीक्यूट करो, ये काम होता है आपके शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का, आपके प्रोसेस के स्केड्यूलर का। ठीक है जी। अभी जब वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यहाँ से प्रोसेस को उठाता है, प्रोसेसर को देता है, तो फौरन से प्रोसेसर उसके साथ एग्जीक्यूशन शुरू नहीं कर देता। अभी प्रोसेसर को वो मिला नहीं है, अभी वो लेके आया है फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर एक नई चीज काम करती है जिसको कहते हैं डिस्पैचर। डिस्पैचर इज आल्सो प्रोसेस। डिस्पैचर क्या करेगा, डिस्पैचर प्रोसेसर से पुराना प्रोसेस ले लेगा और नया प्रोसेस जो कि उसको शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर लेके आया वो दे देगा कि इसको एग्जीक्यूट करो। तो यहां से प्रोसेस लॉन्ग टर्म ने उठाया, यहाँ रखा, यहाँ से प्रोसेस शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने उठाया, यहाँ रखा, और यहाँ डिस्पैचर ने डिस्पैच कर दिया टू प्रोसेसर और प्रोसेसर ने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से एक प्रोसेस ऐसा है जो कि वेटिंग स्टेट में चला गया। अब जब वो वेटिंग स्टेट में चला गया तो वेटिंग स्टेट में वो बड़ा मेमोरी नहीं होता है आपकी रैम में, लेकिन रेडी फॉर एग्जीक्यूशन नहीं होता। हुआ गया कि वो प्रोसेस जो है उसका वेट बढ़ता गया, आप उसको इनपुट ही नहीं दे रहे। ठीक है जी, आप उसको इनपुट ही नहीं दे रहे, वो वेट बढ़, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर मीडियम स्केड्यूलर अपना काम करेगा और मीडियम स्केड्यूलर आपकी यहाँ से आपकी उस प्रोसेस को उठाएगा और उठा के जाके हार्ड डिस्क में रख देगा। क्यों हार्ड डिस्क में रखेगा, क्योंकि वो प्रोसेस वेट कर रहा था, उसका वेट इतना ज्यादा हो गया कि वो जिस मेमोरी लोकेशन को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है वो मेमोरी लोकेशन किसी और प्रोसेस के लिए यूज नहीं की जा सकती। उस मेमोरी लोकेशन को फ्री करने के लिए क्या किया जाता है, आपके प्रोसेस को वहां से उठाया जाता है और हार्ड डिस्क में रखा जाता है ताकि वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाए और वो यूज की जा सके फॉर फर्दर एनी प्रोसेस। तो जैसे ही आप उस प्रोसेस को इनपुट दे देंगे, वो प्रोसेस वापस जो है वो रेडी क्यू में लाया जाएगा, हार्ड डिस्क से उठा के रेडी से उठा के फिर उसको वापस से रनिंग में लाया जाएगा। ठीक है, रिलीज हो गए तीनों स्केड्यूल पूरे। यस सर। अब यहाँ अब वो ये क्या कह रहा है कि प्रोसेस स्केड्यूल सेलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू कोर। तो मैं आपको यही बता गया हूँ कि प्रोसेस स्केड्यूलर रेडी क्यू में से प्रोसेस को उठाता है और प्रोसेसर को दे देता है। तो उसने यही कहा सेलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस। कौन से अवेलेबल प्रोसेसेस हैं जी, जो प्रोसेस रेडी क्यू में पड़े हैं, जो प्रोसेस मेमोरी में पड़े हैं, दोज प्रोसेसेस आर अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास कहाँ रखने हैं, सीपीयू कोर को देने हैं। गोल क्या है, गोल ये है मैक्सिमाइज सीपीयू यूज, क्विकली स्विच प्रोसेसेस ऑन टू सीपीयू कोर। क्विकली स्विच प्रोसेसेस, इसका क्या मतलब है, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि एक प्रोसेस ले लेना और दूसरा दे देना, मींस कि आपके प्रोसेसर ने स्विच किया फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। मेंटेन स्केड्यूलिंग क्यूज। स्केड्यूलिंग क्यूज अभी हम लोगों ने यहाँ पर तो उसने रेडी क्यू और वेट क्यू के बारे में बताया है। हमारे पास एक क्यू होता है जिसको कहते हैं जॉब क्यू और एक क्यू होता है जिसको कहते हैं डिवाइस क्यू। ठीक है जी, तो जॉब क्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपकी जॉब क्रिएट होती है वो जॉब क्यू में रखी जाती है। रेडी क्यू के बारे में वो क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी, यही बता के आया हूं मैं आपको पहले यस सर। कि रेडी क्यू में वो प्रोसेस पड़े होते हैं जो कि मेमोरी में पड़े होते हैं, क्योंकि रेडी क्यू बनता ही मेमोरी में है। ठीक है, और दोज प्रोसेस आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। वेट क्यूज कौन से हैं, जो मैंने आपको बताया, सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट इवेंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। प्रोसेसेस माइग्रेट अमंग वेरियस क्यूज, जारी सी बात है, जॉब क्यू से प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, रेडी क्यू से अगर वो वेट में चला गया है
तो रनिंग करने के बाद वो वेट में आ जाता है। फिर अगर आप लोगों के पास उसको डिवाइस क्यू में फेंकना चाहते हैं तो डिवाइस क्यू में चले जाता है। तो दिस इज रेडी एंड वेट क्यूज, ये डिफरेंट प्रोसेसेस के उसने दिखाए हुए हैं। एक क्यू बन गया, ये क्यू का हेडर है, ठीक है जी, रेडी क्यू का। ये उसका हेड है, ये उसका टेल है। हेड के अंदर PCB7 की इंफॉर्मेशन है, और PCB7 के हेड के अंदर आप लोगों के पास जो है PCB2 की इंफॉर्मेशन है, और इसके टेल के अंदर जो है वो PCB2 की इंफॉर्मेशन है। उसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है PCB2 तक, क्योंकि टेल इसके बारे में बता रही है। और वेट क्यू में देख लें, PCB3 का हेड है, PCB3 के हेड में PCB14 का हेड, PCB14 के हेड में PCB6 का हेड। मतलब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और टेल के अंदर ये है। मतलब लास्ट प्रोसेस कौन सा है? PCB6। तो दिस इज द process control blocks of process 7, 2, 3, 14 and 6. 7 and 2 are waiting in ready queue. 3, 14 and 6 are waiting in wait queue. This is the representation of process scheduling कि कहाँ से काम शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। अब जरा आप देख लीजिए इसको, डायग्राम को देख लें जरा कंसंट्रेशन के साथ। रेडी क्यू से काम स्टार्ट होता है, क्योंकि रेडी क्यू से प्रोसेस उठाया जाता है और CPU को दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो रेडी क्यू से प्रोसेस उठाया गया और CPU को दिया गया फॉर एग्जीक्यूशन। CPU ने एग्जीक्यूट किया, काम कंप्लीट हो गया, तो आपका प्रोसेस एग्जिट कर गया। लेकिन अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ, कोई इनपुट आउटपुट करनी है, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की गई, वहां से प्रोसेस को इनपुट आउटपुट के वेट में क्यू में रखा गया। जब आपने इनपुट आउटपुट दे दी उसको, तो इनपुट आउटपुट के बाद वो वापस जो है रेडी क्यू में गया, और रेडी क्यू से फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला गया। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा तो पॉसिबल चांस है कि आपके प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया है। टाइम स्लाइस से मुराद है कि इस प्रोसेस को आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो 4 मिनट जो थे वो पूरे हो गए। अब 4 मिनट पूरे होने के बाद वो वापस रेडी क्यू में जाके क्यू में लग जाएगा, तो दोबारा से उसकी बारी आएगी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका प्रोसेसर जो है वो वेट करता है कि आप लोगों के पास जो चाइल्ड प्रोसेस है वो अपना काम खत्म करेगा, और चाइल्ड प्रोसेस अपना काम खत्म करेगा, देन आपका पेरेंट प्रोसेस अपने काम को पूरा करेगा। लेकिन वो पेरेंट प्रोसेस अपने काम को पूरा करेगा, वो डायरेक्टली नहीं करेगा। चाइल्ड प्रोसेस का काम खत्म होगा तो रेडी क्यू में उसकी आउटपुट जो है वो रेडी क्यू में जाएगी, और उस आउटपुट को यूज करता हुआ आप लोगों का जो मेजर पेरेंट प्रोसेस होगा वो अपना काम करेगा। कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, इंटरप्ट जनरेट होने के दौरान क्या किया जा सकता है, वो आप लोगों के पास ये दोनों चीजें, और ये वो दोनों चीजें वही हैं जो हम लोग बार बार डिस्कस करते आते हैं कि इंटरप्ट जनरेट हुई तो फिर क्या करना है, कैसे करना है और क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग जो है वो करके आते हैं, और हम डिस्कस करके आए हैं, और हम लोगों ने इसके बारे में समझा कि ये क्या होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये CPU स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब हमारे पास सिस्टम के अंदर एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं बेटा। आप एक वक्त में गूगल क्रोम भी यूज कर रहे हैं, सेम टाइम पे आप लोग जूम भी ओपन करके बैठे हैं, सेम टाइम पे आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, साथ में आप लोग जो है अपना असाइनमेंट भी लिख रहे हैं। और एक तो मेजर प्रोसेस जो हमने ओपन किए हैं प्रोग्राम, उनके अगेंस्ट क्रिएट करेंगे, और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हर प्रोसेस के बैकएंड पे थ्रेड्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है, तो कैसे करता है? स्विचिंग का मतलब बेसिकली होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपका प्रोसेसर वो, या सीपीयू को प्रोसेसर बोला जाता है ना, तो आपका प्रोसेसर जो है वो फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस जो स्विच कर रहा है वो कैसे करता है, उस मैकेनिज्म को यहाँ पर जरा देखना है। तो उससे पहले जो उसने ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कॉन्टेक्स्ट व्हिच अकर्स व्हेन द सीपीयू स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप कह लें कि जैसे हम लोग नॉर्मली आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपका मतलब क्या है बात करने का। तो आप कह रहे हैं जी कि मीनिंग्स। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो बेसिकली यही है कि एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करना और दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना। मतलब कि आपने एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वेटिंग में ले गए, और देन दूसरे प्रोसेस को आप वेटिंग से रनिंग में ले गए। ठीक है जी। तो आपने एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव किया और दूसरे प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट लोड कर दिया। अब यहाँ पर आप यही देखेंगे
कि प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा था, एक इंटरप्ट जनरेट हुई, तो क्या किया गया, इंटरप्ट जनरेट होने से PCB0 जो किसके अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, P0 के अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर इस प्रोसेस की स्टेट को सेव किया गया कि इस वक्त किस स्टेट में था। आप अपनी इंटरप्ट को डील कर रहे हैं, दैट टाइम आपका प्रोसेस P1 जो है वो भी आइडल स्टेट में चला गया, आपका P0 जो है वो भी आइडल स्टेट में चला गया। देन आपने क्या किया, ये देखें, रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1। अब PCB1 से पकड़ा P1 की स्टेट को कि इस वक्त P1 किस स्टेट में है, और देन एक सिस्टम कॉल जनरेट करके आपके P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी गई। P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, देन आप लोगों के पास जो है फिर दोबारा से एक सिस्टम कॉल या इंटरप्ट जनरेट होगी, आप PCB1 की स्टेट को सेव करेंगे और देन आप P0 की स्टेट को लोड करेंगे और आप उसके केस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज द स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस जो कि आपका प्रोसेसर करता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कब कैसे जाता है। तो जब एक प्रोसेस को छोड़ना है तो उसकी स्टेट को सेव करके छोड़ना है, कि आपने उसको देखना था ना, क्योंकि आपने देखना था आपने इसको किस स्टेट में छोड़ा है, क्योंकि जब आपने उसको स्टार्ट करना है तो उसी स्टेट से स्टार्ट करना है, शुरू से तो नहीं ना करना। दैट्स व्हाई स्टेट्स मैटर करती हैं, कि दैट्स व्हाई पीसीबी मैटर करता है। तो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, वो बेसिकली यही है कि स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, जिसके अंदर आप लोग जो है वो एक प्रोसेस की सेव को स्टेट करते हैं, से एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करते हैं, दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी, यही बात हम लोग डिस्कस करके आए हैं। Context switch time is pure overhead. The system does no useful work while switching. कहता है कि जब आपका प्रोसेसर स्विचिंग कर रहा होता है ना एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दौरान, उस टाइम पे कोई काम नहीं किया जा सकता, ये टाइम एक्स्ट्रा टाइम है जो कि हमारा प्रोसेसर वेस्ट करता है। तो डेफिनेटली ये करना तो पड़ेगा ही, ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाया जा सकता है कि टाइम कम वेस्ट हो, लेकिन स्विचिंग तो करनी है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं और आप लोगों ने उनके दरमियान स्विचिंग तो करनी है, आप लोगों ने मुराद प्रोसेसर में। तो नॉर्मली ये जो आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की स्पीड होती है ये आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितना स्पीडी है, आपका सीपीयू कितना स्पीडी है, आपकी रैम कितनी स्पीडी है, आपके हार्डवेयर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितना एफिशिएंट है। तो जितना एफिशिएंट आपका हार्डवेयर होगा उतनी ये कॉन्टेक्स्ट स्विच की स्पीड ज्यादा होगी आप लोगों के पास, तो हमारे सिस्टम की स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसके हिसाब से। तो बेटा मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, एक दिन रह गया हमारी इस क्लास का, तो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें मुझसे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है वो मुझसे पूछिएगा। जी तो क्वेश्चन है तो पूछना था बस। कोई क्वेश्चन नहीं है जी तो बोला करें। जी सर कोई क्वेश्चन नहीं है, आयशा कोई क्वेश्चन नहीं है, खुबैर नो सर। जी बेटा अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अभी 2 बजे आपके साथ जो है वो बुक की क्लास है, उसमें आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें।